नमस्कार फ्रेंड, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था थेल्स थ्योरम। तो आइए पहले उस पर एक एग्जांपल को लेते हैं और अच्छे से थेल्स थ्योरम को समझते हैं, फिर आगे की चीज़ को समझते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने कल आपको थेल्स थ्योरम में बताया था, सपोज ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और इसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे कट करती है, जो कि क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने कल थेल्स थ्योरम में आपको बतलाया था क्या होता है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी के, और ये इक्वल होता है डी ई अपॉन बी सी के। और आगे मैंने आपको एक चीज़ और बतलाया था यहाँ पे कि जब ये दो ट्रायंगल क्या होते हैं, हमेशा ये छोटा वाला ट्रायंगल यानी ए डी ई और ए बी सी, जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो हमेशा एरिया का रेशियो क्या होता है, समानुपातिक होता है। एरिया भी क्या होता है, उसके भुजा के समानुपातिक होता है, भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होगा, इन दोनों का एरिया मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हमेशा ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी का स्क्वायर, और ये बराबर होता है डी ई अपॉन बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझते हैं कि इसको आखिर यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। सपोज आपको एक ट्रायंगल दी जाती है, इस टाइप का ट्रायंगल एक और ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ए बी सी एज इट इज़। यहाँ भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे डी ई। सपोज ये आपको 4 दिया गया, इसका मेजरमेंट, इसका 5 दे दिया गया, इसका 6 दिया और इसका 8 दिया, और आपसे एक और दे दिया यहाँ पे सपोज 9 दिया, और आपसे ये साइड बोल दिया निकालने को, मीन्स ये डी ई फाइंड आउट करने को बोला गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिलरिटी लगाएंगे। सिमिलरिटी लगाने का वही एक रूल था जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर ये थीटा है, ये दोनों ट्रायंगल में है तो ये कॉमन हो गया। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अल्फ़ा है तो यही होगा, ये भी हो सकता है। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो सकता है। मैंने आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस पे पुट करेंगे, मीन्स यहाँ पे क्या है, बी के सामने बीटा, बड़े वाले ट्रायंगल में पहले देखते हैं, बीटा के सामने क्या है, ये लाइन है यानी ए बी है। ए बी का मेजरमेंट है 9 और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, 4 है बीटा के सामने। ये हमेशा इक्वल होगा और हमें ये लाइन बोला गया है डी ई निकालने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ये थीटा को लेंगे। थीटा, बड़े ट्रायंगल में थीटा का मेजरमेंट क्या है, 9 है, और यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, x है, तो x लेंगे और यहाँ से दोनों क्या होगा, कैंसल आउट होगा, और x का वैल्यू हमेशा यहाँ से 4 आ जाएगा। हमेशा नहीं, जो भी मेजरमेंट रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे 4 आ जाएगा, या फिर कुछ भी और रहेगा मेजरमेंट तो वो आएगा। तो ये तो था क्या कि मेजरमेंट निकालने का, कि अब आपको पता चल गया ये कितना है, 4 है। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि स्क्वायर का रेशियो मतलब एरिया का रेशियो निकालिए, मीन्स बड़े वाले ट्रायंगल, अगर हमसे ये पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए क्या होगा। तो इसमें हम कोई भी साइड लेंगे, या तो हमें ये साइड पता है तो ये ले लेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है 9 है, तो सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है 4 है, तो 4 लेंगे। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है 9 है, तो 9 लेंगे और इसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, मीन्स 16:89 क्या होगा इसका छोटा और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आ जाएगा। या फिर यदि हमें ये नहीं पता है, इस साइड का वैल्यू पता है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरे में कितना है, इसमें भी उतना ही है, 4 5 कितना है 9 है। फिर इसको लेंगे छोटे में तो 16 होगा, तो फिर यहाँ से भी वही आएगा, तो एज इट इज आएगा। बस मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिया और इसको लिया, बाकी जो भी साइड आपको दी गई हो वहाँ से आप ले करके निकाल सकते हैं। तो ये था थेल्स थ्योरम और उसका एप्लीकेशन कि कैसे उपयोग करते हैं। आइए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। अब आइए नेक्स्ट सीखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की समरूपता को जानते हैं। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होता है समझते हैं इसे। सपोज यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिया गया है, एक ये ट्रायंगल है ABC है और दूसरा ट्रायंगल ये दिया गया है DEF दिया गया है। अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और इसका ये भी एंगल क्या है थीटा है, और अगर ये एंगल बीटा है और ये भी एंगल इसका बीटा है, और ये एंगल अल्फ़ा दिया है और ये भी एंगल क्या दिया आपको अल्फ़ा दिया है, तो हम क्या कहेंगे कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है सिमिलर है, मतलब सर्वांगसम है। मीन्स सभी भुजाएं बराबर है। सभी भुजाएं तब बराबर होंगी जब इनका अगर तीनों कोण बराबर हो गया तो तीनों साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी। मीन्स ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। सर्वांगसम होने के लिए क्या होता है तीनों कोण अगर बराबर है तो भी वो ट्रायंगल क्या माना जाएगा सर्वांगसम माना जाएगा। अगर तीनों कोण बराबर नहीं है तो उसके और भी शर्त होते हैं, उसको आगे देखेंगे। यहाँ पे तीनों कोण और तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल दिया है तो त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके क्या शर्त होती है, तो उस चीज़ को देखते हैं। अगर यहाँ पे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हुआ तो क्या होगा हमेशा AB इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का DE बराबर होगा इस ट्रायंगल का AB AC और इस ट्रायंगल का DF इक्वल होगा, और इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का EF क्या होगा इक्वल होगा। मीन्स यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो भी क्या होता है उनकी भुजा समानुपातिक होती है। तो ये था त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। आइए इसके और भी कई टाइप होते हैं, कई तरीके से ये सर्वांगसम होता है, उस चीज़ को सीखते हैं और जानते हैं कि आपको हमेशा तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर दी जाए तो वहाँ पे हमें सर्वांग क्षमता की शर्त लगानी होती है। तो पहला शर्त होता है नंबर फर्स्ट शर्त आता है SAS मीन्स साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा शर्त से। इसमें क्या होता है देखते हैं। एक ये ट्रायंगल दी गई है ABC
और एक ये ट्रायंगल दी गई है DEF। यहाँ पे क्या दिया गया, भुजा, सॉरी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा मीन्स क्या, दो साइड बराबर होनी चाहिए और एक कोण दूसरे के क्या होने चाहिए, दूसरे कोण के बराबर होनी चाहिए। सपोज ये साइड इसका ये साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये थीटा है तो यह भी क्या है, थीटा है। अगर ऐसा होता है तो भी हम क्या कहेंगे कि ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हुआ, और सर्वांगसम होने के लिए हमेशा इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वांगसमता का साइन ये होता है, इस तरीके से हम इसे सर्वांगसम शो कर सकते हैं। अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो फिर यहाँ भी भुजा समानुपातिक होगा, और कौन कौन भुजा समानुपातिक होगी आइए उसको देखते हैं। अगर ये साइड यानी AB DE के बराबर है तो यहाँ पे लेंगे AB अपॉन DE बराबर होगा इस साइड यानी कि AC अपॉन DF, और यहाँ पे फिर थीटा के सामने क्या है BC है, BC अपॉन इस थीटा के सामने EF। अगर ये थीटा नहीं दिया जाता, सपोज ये दो साइड इक्वल नहीं दी जाती, अगर ये साइड होता ये साइड इक्वल होता और ये थीटा ना हो करके ये थीटा होता तो हम फिर क्या लेते इसका रेशियो, तब ये साइड यानी कि AB अपॉन ये साइड इक्वल है तो इस F इक्वल होता किसके इक्वल होता, यानी सॉरी अगर ये साइड लिए हैं तो यहाँ पे फिर कौन लेना पड़ेगा, DE होता, DE और इसका ये साइड यानी BC अपॉन ये साइड EF, और यहाँ थीटा के सामने का कौन सा साइड है ये है यानी AC अपॉन, और यहाँ पे यदि थीटा ये दिया जाता तो इसके सामने कौन हो जाता DF। तो ये दो, तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। डिपेंड करता है कि कौन साइड दूसरे ट्रायंगल के किस साइड के बराबर है और इस पहले वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के किस एंगल के बराबर है। तो उस तरीके से सर्वांग क्षमता का शर्त लगाएंगे और फिर इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए, ये था साइड एंगल साइड प्रमेय। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप अब आता है साइड साइड साइड, एस एस एस, साइड 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 यानी सभी भुजाएं यदि एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाओं से बराबर होगी, यानी इट मीन्स डैट कि ये एक ट्रायंगल है और दूसरी ये एक ट्रायंगल है, ये A है, B है, C है, ये D है, ये E है, ये F है। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, यदि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो भी हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, सॉरी सर्वांगसम है, कन्ग्रुएंट है, मीन्स सभी एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। और नेक्स्ट एवं थर्ड आता है, फिर यदि सर्वांगसम हुआ तो फिर उसी तरीके से साइड का रेशियो आ जाएगा जैसा अभी पिछले बार लिया था। फिर नंबर थर्ड आएगा क्या, एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण प्रमेय, भुजा कोण से। तो इसमें क्या होगा, इसमें सपोज ये एक ट्रायंगल है A B C और एक दूसरी ट्रायंगल है ये, इसमें दो एंगल और एक साइड बराबर होंगी D E F। अगर ये एंगल बराबर है और ये साइड, सॉरी यहाँ पे दो एंगल बराबर करना है, अगर ये एंगल बराबर है और इसका ये एंगल एक दूसरे के बराबर है और ये एंगल इसका ये इस एंगल के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो हम फिर से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है। और यदि एक दूसरे के सर्वांगसम हुआ तो फिर से ये साइड इस साइड का रेशियो, फिर यहाँ पे इस साइड, यानी कि यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा,
रेशियो अगर देखें तो ये एंगल बी है, बी के सामने का साइड क्या है, डी एफ है, डी एफ अपॉन यहाँ पे बी के सामने क्या है, ए सी है। ए सी का रेशियो वही होगा जो रेशियो इस एफ के सामने क्या है, ये साइड है यानी डी ई है, ये जितना होगा वही ए बी का रेशियो होगा। ये दोनों क्या होंगे तब एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये था कौन कौन मतलब कौन साइड कौन प्रमेय, इसको मैंने बतला दिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल प्रमेय, मतलब आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से क्या होता है इसमें, यदि दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यदि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है और ये क्या है, अल्फ़ा है। अगर ये ए बी सी है, ये भी डी ई एफ है। अगर इस साइड से अगर ये एंगल इसका 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो 90 के सामने का साइड ये और इसके 90 के सामने ये, यानी कि ई एफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे ए एफ या फिर बी ए यानी थीटा के सामने का साइड बी ए, इसका थीटा के सामने क्या एफ डी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। और ये अल्फ़ा के सामने बी सी और इस अल्फ़ा के सामने डी ई जब इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो ये था राइट एंगल हाइपोटेन्यूस थ्योरम, इसको मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ को समझते हैं। अब आते हैं पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कितने होते हैं, इसको जानते हैं। नंबर फर्स्ट होता है इन सेंटर। नंबर सेकंड होता है सरकम सेंटर। नंबर थर्ड होता है सेंटरॉइड। नंबर फोर होता है ऑर्थो सेंटर एंड नंबर फिफ्थ होता है एक्सो सेंटर। यहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रायंगल में 5 टाइप होते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंटरॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड एक्सो सेंटर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक्सो सेंटर। तो अब आइए वन बाय वन समझते हैं कि एक सेंटरॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। नंबर फर्स्ट आता है इन सेंटर कहने से ये पता चल रहा है कि यह जो सेंटर होगा यह किसी के अंदर बना होगा, मीन्स ये कोई ट्रायंगल होगा, उसके अंदर एक सेंटर बना होगा। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे कोई एक ये लंब डाले, इस साइड पे ये एक परपेंडिकुलर दिए, इस पे एक ये परपेंडिकुलर ही दिए, और ये सभी परपेंडिकुलर
जिस पॉइंट पे आके मिला उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और यही क्या कहलाता है, आई क्या है इसका इन सेंटर है, या क्या है, ट्रायंगल ऑफ इन सेंटर इसको कहेंगे। और ये हमेशा क्या होगा, ये सेम डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो ये भी क्या होगा, आर डिस्टेंस पे होगा, और ये भी आर डिस्टेंस पे होगा। अगर इसको हम मेजरमेंट देते हैं डी ई एफ, ये क्या होंगे, सभी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन इसके बारे में, इन सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ, इन सेंटर विल बी, इसे लिखते हैं इन सेंटर विल बी इक्वल डिस्टेंस ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स कि इन सेंटर जो होगा सभी एक त्रिभुज के सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो ये भी आर डिस्टेंस पे, और ये भी क्या है, आर डिस्टेंस पे है। और हमेशा ये क्या होगा, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इन सेंटर ऑलवेज इन सेंटर ऑलवेज lies inside the triangle, इन सेंटर जो होगा हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा। अब और हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसी इन सेंटर को आगे की ओर बढ़ाते हैं, इधर आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये यहाँ ए पॉइंट पे आके मिलता है, फिर इस इन सेंटर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये बी पे मिलेगा, फिर यहाँ से ये इन सेंटर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये कहाँ, इस सी पे मिलेगा। तो यह इन सेंटर जो होता है जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह क्या करता है, सभी एंगल को एक इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है। मीन्स ये इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे हम नंबर थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन सेंटर इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर जो होता है वह क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है किसी भी त्रिभुज का। तो ये था इन सेंटर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज, आइए समझते हैं इन रेडियस के बारे में। इन रेडियस क्या होता है, सपोज ये एक ट्रायंगल दिया गया है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये है ए बी सी, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, और ये पॉइंट कोई आई है। तो इन रेडियस जो होता है हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ इन रेडियस अगर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि आपको इन रेडियस दिया गया है, यदि ये आर है, ये आर है, ये आर है, अगर आपको इन रेडियस दे दिया गया है, तब यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। तो ये होता है हमेशा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमेशा डिनोट करते हैं इस टाइप से, डेल्टा से, ठीक है। तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग s से भी डिनोट करते हैं, और s मत मीन्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल होता है ये s से डिनोट करते हैं।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इजकल टू क्या होता है आर इंटू एस। यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है, और ये आर क्या है, आर इन रेडियस है, इन रेडियस है, और यहाँ डेल्टा क्या है, डेल्टा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इस फॉर्मूला को कहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं, आइए उस चीज़ को देखते हैं। सपोज आपको एक ट्रायंगल दे दी जाएगी, इस टाइप का एक ट्रायंगल आपको दिया गया होगा, ए बी सी, और आपसे बोला जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर दे देगा, सेमी पेरीमीटर आपको दे देगा, बोलेगा ये 12 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया दे देगा, एरिया अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया दे देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा दिया आपको दे देता है 18 सेंटीमीटर, और आपसे ये बोला जाता है इन रेडियस निकालिए, इन रेडियस फाइंड आउट कीजिए। तो आप इन रेडियस के लिए फिर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा इजकल टू क्या आर इंटू एस। तो आर यहाँ पे हमें निकालना ही है, डेल्टा पता है 18 है, और आर फाइंड आउट करना है, और एस क्या दिया गया 12 दिया है, तो यहाँ पे आर को यहीं पे रखेंगे और 12 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18/12। तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो 3/2 इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए ज़रूरी था, और या फिर आपको कुछ और भी चेंज करके दे सकता है, 2 चीज़ पर दिए रहेंगे, आपको तीसरा कहेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था इन रेडियस के बारे में, इन रेडियस को समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दिया रहेगा तो इन रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल ए है, बी है, ये सी है, और इन रेडियस दिया गया है, इन रेडियस निकालना है। तो इन रेडियस के लिए क्या होगा, हमेशा एक सर्कल बना होगा। सपोज इसके अंदर भी एक सर्कल बनाने का कोशिश करते हैं। चलो कुछ हद तक बन गया ये। सपोज ये आर है, ये भी क्या है आर है, और ये भी आर है। अगर ये आर है तो यह भी क्या रहेगा आर होगा। और हमेशा एक यहाँ पे याद रखना है एक थ्योरम को, अगर यहाँ ये चीज़ आगे पढ़ाएंगे, और यदि एक ट्रायंगल या एक रेडियस है, रेडियस को कहीं पॉइंट पी या किसी पॉइंट बाहर से कोई रे आकर के इसको टच कर रही है यहाँ पी पे, और दूसरे साइड कोई रे आकर के यहाँ पे टच कर रही है, तो हमेशा ये लेंथ अगर x है तो यह भी लेंथ क्या होगा x होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे यदि ये r है तो यह भी क्या होगा r होगा, और ये भी साइड क्या होगा r होगा। और ये क्या है एक हाइट है, हाइपोटेन्यूस है। अगर ये हाइपोटेन्यूस है h, तो हाइपोटेन्यूस को किससे h से डिनोट करते हैं। तो ये h है पूरा, तो ये कितना रहेगा ये h माइनस r होगा। या फिर ये बेस है, ये पूरा क्या होता है ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है पूरा हाइपोटेन्यूस होता है। अगर इतना तो r है तो ये साइड क्या होगा b माइनस r होगा, और फिर ये जितना साइड है वही साइड ये होगा, मीन्स b माइनस r ये भी होगा। और यदि ये टोटल पूरा क्या है हाइपोटेन्यूस है तो ये h है ये पूरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा h माइनस b माइनस r होगा ये। या फिर इसको इस साइड से नहीं करते हैं, और यहाँ पे क्या है ये
ये पूरा परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा, P माइनस आर होगा, और फिर ये इसके बराबर होगा तो ये भी क्या होगा, P माइनस आर होगा। यहाँ पे समझेंगे सही से। यहाँ पे यदि ये कोई भी वृत्त है, कोई भी सर्कल है, अगर सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट आकर के वृत्त को दो साइड पे टच करती है, यहाँ पे एक स्पर्श करे, यहाँ पे एक स्पर्श करे, तो ये लेंथ जितना होगा वही लेंथ ये होगा। तो उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर ये रेडियस है तो ये अगर आर के बराबर है तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। और यदि ये टोटल लाइन क्या है, बेस है, बेस कहते हैं, तो ये अगर छोटा सा हिस्सा अगर आर है तो ये क्या होगा, बेस माइनस आर होगा। और यदि ये बेस माइनस आर हुआ तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे आके स्पर्श कर रही है। तो ये भी फिर कितना हो जाएगा, बी माइनस आर होगा। और फिर यदि ये आर है तो ये टोटल परपेंडिकुलर है, तो ये कितना बचेगा, पी माइनस आर बचेगा। और फिर यदि ये और ये साइड बराबर है तो ये भी क्या होगा, पी माइनस आर होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन को अगर हम देखते हैं, पूरा ऐड करते हैं, तो क्या होगा, P माइनस आर प्लस B माइनस आर होगा। हाइपोटेनियस इसका टू क्या होगा, P माइनस आर प्लस B माइनस आर आ जाएगा, P माइनस आर प्लस B माइनस आर। और यदि यहाँ पे दो P दिख रहा है तो क्या होगा, P प्लस B माइनस ऑफ 2R होगा। यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करना है इसका, तो इस रेडियस को इस साइड ले आएंगे बराबर के, और हाइपोटेनस को इस साइड भेजेंगे। 2R इजकल टू क्या हो जाएगा, P प्लस B माइनस H, और R निकालना है तो R इजकल टू होगा P प्लस B माइनस H अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम रेडियस हो जाएगा, इन रेडियस होगा, सॉरी इन रेडियस हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। यदि अब तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है उसे भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी हो तो अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कोई क्वेश्चन पूछना हो जो वीडियो से रिलेटेड है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।